नहीं है कि कोई फ्रॉड करके या उसको डरा धमका के उससे ज़बरदस्ती अगर किसी ने एक इंस्ट्रूमेंट जो है अपनी पोजेशन में कर लिया तो उसको प्रेजेंट कर देगा, तो इससे फ्रॉड से लिया हुआ और अनलॉफुल कंसिडरेशन से लिया हुआ इंस्ट्रूमेंट जो है, जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, उसको फिर साबित करना पड़ेगा कि जी मेरे पास ये वैलिडली आया था और मैंने किसी और चीज़ के अगेंस्ट जो है इसको कुछ दिया था या कोई अमाउंट ड्यू थी जिसके अगेंस्ट इसने मुझे दिया, वरना ओरिजिनल होल्डर जो है उसके तो प्रजम्पशन है, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स जिसको ये होगा उसके लिए नहीं है ये कि प्रजम्पशन है। लेकिन जो बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक प्रिजम्पशन है, जनरल प्रिजम्पशन है कि जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो फॉर कंसिडरेशन जो है वो इशू किया गया है। इसलिए ऑर्डर 37 के तहत इस प्रिजम्पशन को मानते हुए कोर्ट जो है ऑर्डर 37 के जो केसेस हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पे बेस्ड, उसमें जवाब दावा एज ऑफ राइट इजाज़त नहीं देती। अगर आपके पास जायज़ वजूहात हों, स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स हों, तो पहले आपकी वो एप्लीकेशन पे आर्गूमेंट्स होंगे, और अगर आपकी एप्लीकेशन अलाउ हो गई तो फिर सब्सिक्वेंटली आप जवाब दावा भी जो है वो फाइल कर सकते हैं और केस जो है इसमें इश्यूज फ्रेम होंगे, वरना आपको लीव टू डिफेंड की एप्लीकेशन ही आपकी खारिज हो जाएगी, तो आपको मज़ीद एविडेंस, आपको मज़ीद ट्रायल करने की ज़रूरत ही नहीं कोर्ट को पड़ेगी। तो ये केस बड़ी समरी नेचर के होते हैं और बड़ी तेज़ी के साथ डिसाइड होते हैं। यहाँ पे आपको एक क्रॉस रेफरेंस देना चाहता हूँ, ये कि रिकवरी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑर्डिनेंस 2001, जो कि हम बैंकिंग केसेस की बात करते हैं, जहाँ पे एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक तरफ होता है और दूसरी तरफ कस्टमर होता है, उसके ख़िलाफ़ जितने दावे हैं वो बैंकिंग कोर्ट में जाते हैं। जब तक बैंकिंग कोर्ट्स नहीं बनी थी तो ये बैंकिंग के लेन देन के मामलात के जो केसेस थे भी वो भी ऑर्डर 37 के अंदर सिविल कोर्ट्स में ट्राई हुआ करते थे। अब वो जो लॉ है वो रेप्लिका है ऑर्डर 37 का, वहाँ पे भी जवाब दावा देना आपका राइट नहीं है। वहाँ पे भी आपको PLA, पिटिशन फॉर लीव टू अपेयर, फाइल करनी पड़ती है, और आपकी अगर PLA ग्रांट हो जाए या लीव टू डिफेंड की एप्लीकेशन ग्रांट हो जाए तो आप जवाब दावा दोगे, और वरना नहीं होगा। बिलीव यू मी, डाटा जो मैं कलेक्ट करता हूँ उसकी बुनियाद पे ये कह सकता हूँ कि तकरीबन 90% केसेस के अंदर ऑर्डर 37 के जो केसेस हैं और या ये जो बैंकिंग केसेस हैं, इनके अंदर आपको लीव टू डिफेंड ही नहीं मिलती, बल्कि एक और नया कानून है जिसके अंदर जवाब दावा या उसे जवाब दरख्वास्त कहते हैं रेंट मैटर्स में। ये जो रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट आया है, पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट, इसके अंदर भी ये बात है कि आपको जवाब देने के लिए पहले लीव टू अपीयर लेनी पड़ती है, और अगर आपकी लीव ग्रांट हो जाए तो फिर इंक्वायरी रेंट कंट्रोलर इशू फ्रेम करके फर्दर करेगा, वरना आपको स्टेट वे ही बेदखली के ऑर्डर का सामना करना पड़ सकता है, और उन केसेस में भी ये होता है। तो ये आम सिविल दावों से रूटीन से हटके ऑर्डर 37 के केसेस हैं। ये हो गई सिविल रेमेडी। अब पाकिस्तान के अंदर एक अमेंडमेंट हुई पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर, और वो जो अमेंडमेंट हुई उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। 489F इंसर्ट हुई है पाकिस्तान के पीनल कोड के अंदर, और 489F जब तक इंसर्ट नहीं हुई थी उससे पहले ये क्रिमिनल साइड के ऊपर रेमेडी बिल्कुल अवेलेबल नहीं थी, और ये जो क्रिमिनल ऑफेंसेस को बना दिया गया, ये 489F में पढ़ रहा हूँ और इसकी वर्डिंग ये है कि whoever dishonestly issues a check towards the repayment of a loan or fulfillment of an obligation which is dishonored on presentation shall be punishable with imprisonment which may extend to 3 years or with fine or with both unless he can establish, for which the burden of proof shall rest on him, that he made arrangements with the bank to ensure that the check would be honored and that bank was at fault in not honoring the check। अब आप देखिए कि ये जो 489F है, इसके अंदर पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि एक नई अमेंडमेंट और आ गई है, और वो अमेंडमेंट 2018 में आई है कि उन्होंने कहा कि ये जो 3 साल तक की सज़ा है, इसके साथ साथ उन्होंने सज़ा को भी चेंज कर दिया,
और उन्होंने फ़ाइन को भी चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर ये जो अमेंडिंग ऑर्डिनेंस आया और 489F की जो मौजूदा शक्ल है उसमें यह है कि अगर किसी बंदे ने डिसऑनेस्टली कोई चेक इशू किया और उसको, और वो रीपेमेंट ऑफ सम लोन और ऑब्लिगेशन होना चाहिए था, और उसको प्रेजेंटेशन के ऊपर वो डिसऑनर हो गया और बंदे को ये पता था कि मैंने ये जो इशू किया इसने कैश नहीं होना, तो उसके ख़िलाफ़ अगर फौजदारी कार्रवाई हो जाए 489F में, तो उन्होंने अमाउंट कहा कि अगर ये 1 मिलियन तक की अमाउंट है तो बंदे को जो सज़ा हो सकती है वो उन्होंने कहा 3 साल तक, और साथ एक पेनल्टी के जितनी अमाउंट का वो चेक डिसऑनर हुआ है उसकी डबल पेनल्टी भी, उसकी डबल अमाउंट की पेनल्टी भी कोर्ट जो है साबित होने पे लगा सकती है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि ये जो अगर अमाउंट जो है वो 5 मिलियन तक हो जाए, यानी कि 50 लाख रुपए तक, तो 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। और वो बात वहीं पे अपनी जगह के फ़ाइन जो है जितनी अमाउंट का वो चेक है उसकी डबल अमाउंट तक का कोर्ट जो है वो फ़ाइन भी लगा सकती है। थर्डली उन्होंने कहा कि अगर 10 मिलियन तक की अमाउंट हो तो 10 मिलियन या इससे ऊपर की अगर अमाउंट है और उसका चेक डिसऑनर होता है तो सज़ा जो है उन्होंने बढ़ा के 7 साल तक की कर दी। और साथ उन्होंने कहा कि ये जो 7 साल तक की सज़ा है इसके साथ साथ पेनल्टी वाली शर्त वही है कि साथ पेनल्टी या फ़ाइन जो है वो कोर्ट जितनी अमाउंट का चेक डिसऑनर हुआ उसकी डबल तक की पेनल्टी भी लगा सकती है। तो अब 489F आने के बाद अब सिविल रेमेडी के साथ साथ क्रिमिनल रेमेडी भी हमें अवेलेबल हो गई। इसके इंग्रेडिएंट्स पे ज़रा गौर करने की बात है। इसका पहला इंग्रेडिएंट है कि इशुएंस ऑफ चेक, दूसरा इंग्रेडिएंट है कि सच इशुएंस वाज विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन एंड द पर्पस ऑफ इशुएंस ऑफ चेक शुड बी टू रीपे ए लोन, टू फुलफिल एन ऑब्लिगेशन, एंड फोर्थली ऑन प्रेजेंटेशन द चेक इज डिसऑनर्ड। सो ये जो नई इंट्रोडक्शन पाकिस्तान के लॉ के अंदर हुई इसमें एक अनॉर्मली पैदा हो गई, और इसके अंदर एक केस आया था मियाँ हसनैन अहमद हैदर वर्सेस स्टेशन हाउस ऑफिसर। ये लाहौर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से जज साहब ने ये रिपोर्टेड है 2005 YLR 1565। आपने नोट्स लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप मेरी बात समझें, क्योंकि मैं आपको आर्टिकल भी भेज रहा हूँ और इम्पोर्टेंट केसला जितना है वो भी मैं आपको भेज दूँगा इसके ऊपर, जिसको आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन अभी समझने की बात है। तो लाहौर हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि ये जो चेक है ये क्योंकि 3 साल तक की इसकी सज़ा है, ये प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल नहीं करता, तो बेल एज ऑफ राइट है। क्योंकि लॉ बनाने वालों ने एक बात एक्सेप्शन टू दी रूल के तौर पे लिख दी कि सज़ा तो सिर्फ 3 साल थी, लेकिन उन्होंने इसको नॉन बेलेबल लिख दिया। अगर आप वो चार्ट आप मुलाजा फरमाएं जो पाकिस्तान पीनल कोड की एंड के ऊपर दिया गया है, तो आप ये इस चार्ट में ये देखेंगे कि ये ऑफेंसेस जितने भी 7 साल की तक की सज़ा के हैं उसमें बेल एज ऑफ राइट है। और मैंने प्रोहिबिटरी क्लॉज का जिक्र आपसे बेल पढ़ाते हुए पहले भी किया था कि तमाम वो केसेस जो प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल नहीं करते उनमें बेल एज ऑफ राइट है और रिफ्यूज़ल एक एक्सेप्शन है। और इसकी सज़ा तो सिर्फ 3 साल तब थी, जो अब बढ़ा के बाद सूरतों में 7 साल तक भी हो सकती है। लेकिन फिर भी वो ऐसे ऑफेंसेस में आता है जो प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल नहीं करते, लेकिन इसको आगे नॉन बेलेबल लिख दिया। तो ये जो जजमेंट मैंने जिक्र किया इसमें जज साहब ने लिख दिया कि जी ये क्योंकि प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल नहीं करेगा, 3 साल तक की सज़ा है, तो बेशक जो लेजिस्लेटर्स हैं उन्होंने इसे नॉन बेलेबल लिख दिया, फिर भी मैं इसके अंदर जो है वो बेल ग्रांट करता हूँ। इसको ओवरटर्न लाहौर हाई कोर्ट ने एक मोहम्मद खान वर्सेस मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 पिंडी घेप डिस्ट्रिक्ट अटक में PLD 2009 लाहौर 401 में ओवर रूल कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बात गलत है कि इसको एज ऑफ राइट बेल की जा सकती है। ये मकसद ये था कि लोग जाली चेक ना दें और बिज़नेस को प्रमोट करना, और ऐसे एलिमेंट्स को जिनके जहन में कोई फ्रॉड हो और वैसा चेक इशू करें जो कैश ही नहीं होना। तो ये 489F को माइल्ड नहीं किया जा सकता, इसलिए ये
स्पेशल लॉ है और इसके सूरत के अंदर स्पेशली ये इनेक्टेड एक सेक्शन है और इसकी पे अगर नॉन बेलेबल है तो फिर ये नॉन बेलेबल ही है। ये इस सेक्शन में ये नहीं बोलना चाहिए कि ये ग्राउंड ऑफ डिफेंस एक्यूज्ड को एक हासिल है और वो स्टैट्यूटरी डिफेंस ये है और उसका ओनस भी उसके पास है कि वो ये साबित करे कि उसकी गलती नहीं थी, बैंक ने अगर कैश नहीं किया तो बैंक की गलती है, उस बंदे के पास उसने साबित करना कि मेरे पास तो इतने फंड्स थे, ये बैंक की गलती से तो मैंने डिसऑनेस्टली ये इशू नहीं किया और ये बैंक की गलती की वजह से एक उसका डिफेंस है। और ये अगर वो डिफेंस ना भी ले तो इवन देन भी प्रोसिक्यूशन को ये साबित करना है कि ये उसने ये जो चेक है वो इशू किया था और बैंक में उस पैसे नहीं थे और ये बदनीयत था, ये ज़रूर है। अब कॉग्निजेबल है ये वाला ऑफेंस। बेल जो है वो इसके अंदर बेल जो है वो कोर्ट्स ने अब इंटरप्रेट किया कि बनती है, बहरहाल 3 साल है, बेशक लेजिस्लेचर ने इसको कह दिया नॉन बेलेबल है। इसका जो है अब पनिशमेंट मैंने आपसे पहले डिस्कस कर दी। तो जो स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस है इसके बारे में ये बात है कि देखिए एक जनरल बात है कि सेक्शन 24 और 23 सीपीसी के जो हैं वो आप पढ़ें, ये हर क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर 2 नेसेसरी इंग्रेडिएंट होने ज़रूरी हैं। एक ये कि एक बंदा जो है उसको रॉन्गफुल गेन हो और दूसरे का रॉन्गफुल लॉस हो। अगर रॉन्गफुल गेन नहीं है और रॉन्गफुल लॉस नहीं है तो ये क्रिमिनल ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं होता। और इसको हमने इस तरह से देखना है कि इट्स ऑब्जेक्टिवली देखना है, सब्जेक्टिवली नहीं देखना। इसलिए जो इशुएंस ऑफ चेक है किसी अक्यूज ने की है वो ये साबित होना चाहिए कि ये अनलॉफुली फॉर ए रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस टू द अदर पार्टी ड्राई की को कि जिसने उसको पे को जो होना था, ये साबित करना ज़रूर है। और ये बहरहाल ये अक्यूज्ड के ऊपर ये इसका ये है डिफेंस ले सकता है और प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है। फिर ये बात है, ये साबित करने के साथ साथ बेटा अभी आप मुझे सवाल नहीं पूछेंगे, अभी इंटरप्ट ना करें, एंड ऑफ दी करेंगे, मैं पढ़ा रहा हूँ इस वक्त, ठीक है। प्रोसिक्यूशन जो है उसने ये प्रूव करना है कि इसने चेक जो है डिसऑनेस्टली इशू किया है और फिर ये भी साबित करना है कि एक ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के लिए चेक इशू हुआ था, यानी कि उस बंदे की तरफ वो लोन ड्यू था या वो अमाउंट ड्यू थी, तो फिर क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है। अगर बगैर किसी, मैं इसकी एक आपको मिसाल देता हूँ, ज़रा गौर करें कि एक बंदे का एक मुलाजिम है और वो उस मुलाजिम को एक चेक इशू करता है, वो जाके कहता है जी बाज़ार से मेरे लिए जो है ना ये सब्जियां ले आओ, गोश्त ले आओ। वो वहाँ पे जाके वो चेक देता है, चेक डिसऑनर हो जाता है, तो क्या वो जो सर्वेंट है वो अपने मालिक के ख़िलाफ़ जो है केस करा सकता है? नो, बिल्कुल नहीं करा सकेगा। वजह उसकी है कि उसकी ऑब्लिगेशन कोई नहीं थी जिसके अगेंस्ट मालिक ने उसको चेक दिया, वो रूटीन में उसको शॉपिंग करने के लिए उसने दिया, वो डिसऑनर हो भी गया, तो क्योंकि ऑब्लिगेशन नहीं थी तो वो उसके ख़िलाफ़ 489F का पर्चा नहीं करवा सकेगा। एक और मिसाल कि एक बंदा फ़र्ज़ करें वो आपका दोस्त है, वो कोई बिज़नेस कर रहा है और उस बिज़नेस में उसको काफ़ी प्रॉफिट हो रहा है, आपको वो अलोर करता है कि तुम भी इसमें इन्वेस्ट कर दो, आप उसके अंदर 50 लाख रुपए लगा देते हैं और वो 50 लाख रुपए का आप उसको चेक इशू करते हैं, अभी बिज़नेस शुरू नहीं हुआ, चेक डिसऑनर हो जाता है, तो वो जो आपका दोस्त है वो आपके ख़िलाफ़ 489F का पर्चा नहीं करा सकेगा, क्योंकि कोई ऑब्लिगेशन कोई नहीं थी, कोई लायबिलिटी कोई नहीं थी। आप अभी हिस्सा लेना चाह रहे हैं, नहीं कैश हुआ तो कोई बात नहीं, उस बंदे के वो 50 लाख रुपए ड्यू थोड़ी थे आपकी तरफ, तो वो भी 489F नहीं बनेगा। इसलिए 489F के लिए ये ऑटोमेटिक रिज़ल्ट नहीं है कि जी चेक प्रेजेंट किया वो डिसऑनर हो गया तो आपने फौरी तौर पे उसके ख़िलाफ़ केस कर दिया। ये है कि कमर्शियल ट्रेडिंग बिजनेस मैटर्स के अंदर चेक इशू होते हैं, बाज़ औक़ात बतौर एक गारंटी के भी चेक इशू होता है, और वो अगर गारंटी चेक है और उसको इनकैश कराने का मकसद नहीं था और आपने उसके साथ एक डॉक्यूमेंट ये प्रूव कर दिया या उस चेक के पीछे लिख दिया कि ये बतौर गारंटी दिया जा रहा है कि अगर मैं पेमेंट ना करूं तो फिर ये इनकैश हो जाएगा, तो वो गारंटी वाला चेक जो है वो 489F के गार्ब में नहीं आता। और इसको मकसद 489F का बहुत लेजिस्लेटर्स का अच्छा था,
वो ये था कि लोग चेक इशू करते हैं और चेक इशू नहीं होना तो उसे इशू करने का मकसद क्या है। बाद में स्टॉप पेमेंट की इंस्ट्रक्शन जो है ड्रॉअर बैंक को दे देता और वो बेचारा जो है चेक लेके जाता है, वो कंगाल बैंक का चेक दे दें या इंस्ट्रक्शन दे दें कि कैश ही नहीं होना था, ऐसे चेक का कोई फ़ायदा नहीं। उसको डिस्करेज करने के लिए फ्रॉडुलेंट जो मैनर में चेक इशू किया जाए या डिसऑनेस्टली इशू किया जाए, और डिसऑनेस्ट गेन करना और डिसऑनेस्ट लॉस करना हो, किसी को फ्रॉड किया, आपने सामान ले लिया और सामान लेके एक चेक दे दिया, उसके बाद कहें जी कैश करा लें, वो बेचारे ने आपको सामान भी दे दिया और वो कैश नहीं हुआ, या बिजनेस ट्रांजैक्शंस कर ली, तो फिर ऐसे बंदे के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये दुरुस्त तौर के ऊपर जो है ये कहा कि ये क्रिमिनल ऑफेंस भी है। अब अगर क्रिमिनल ऑफेंस हो गया तो अब आपको मैं प्रैक्टिकल टर्म्स में बात बताता हूँ। आप लॉयर हैं और आपके पास एक बंदा ऐसा आ जाता है वो आके आपको कहता है कि जी मुझे एडवाइस करें मैं क्या करूं। उसको ये बताइए कि एक पहले तो लीगल नोटिस दें लीगल नोटिस के बाद भी अगर वो इनकैश नहीं करता तो आप पुलिस वालों के पास जाके दरख्वास्त दें। पुलिस वाले भी अगर पर्चा दर्ज नहीं करते तो सेक्शन 22A 22B 22A 22B के तहत आप सेशंस जज साहब के पास जाके एक बतौर जस्टिस ऑफ पीस के वो जो काम कर रहे हैं उनको कहें कि जी ये पर्चा दर्ज नहीं कर रहा, आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हो, उस एप्लीकेशन पे मुतलका जो पुलिस अथॉरिटीज़ को आप पार्टी बना लें, वो आएंगे, वो जवाब देंगे और उस बुनियाद के ऊपर कोर्ट उनको डायरेक्ट करेगी। और सुप्रीम कोर्ट की अब जजमेंट्स हैं कि FIR दर्ज करने से रिफ्यूज़ बिल्कुल नहीं किया जा सकता, तो आप ये डायरेक्शन कोर्ट से भी ले सकते हो और वो FIR जो है दर्ज हो जाएगी। फ़र्ज़ करें कि अगर वो सेशंस कोर्ट भी आपकी बात नहीं मानती तो आप रेट पिटिशन करके भी हाई कोर्ट के अंदर से भी ये ऑर्डर ले सकते हैं और ये ऑर्डर्स मिल जाते हैं। और ये रेमेडी एक है कि आप क्रिमिनल साइड के ऊपर उसके खिलाफ प्रोसीडिंग यू कैन सेट इन मोशन। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अब जो जजमेंट सारी की सारी आ रही हैं उसके अंदर उन्होंने जर्नली इसको लिबरली लिया है और ये बेल हो जाती है। और इस पर बहुत सारी जजमेंट्स हैं, मैं आपको भिजवा रहा हूँ। और सुप्रीम कोर्ट का भी व्यू है, वो कहते हैं कि जहाँ पे ये बतौर क्या कहते हैं सिक्योरिटी के चेक दिया गया है या जहाँ पे ऑलरेडी पेमेंट हो चुकी है और जहाँ पे कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं थी, वहाँ पे आप इस एक्सट्रीम साइड पे ना जाएं। और लिबरली उन्होंने इस पे बेल्स वगैरह जो हैं वो दी हैं। और ये जो बेल्स वगैरह का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर है, लेकिन एक बात होती है कि क्रिमिनल रेमेडी का एक फ़ायदा है कि लोग डर जाते हैं और वो जेल नहीं जाना चाहते, और जब वो गिरफ़्तार हो जाते हैं तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम बड़ा कट शॉर्ट मैनर में आपको रिकवरी हो जाती है और वो पैसे दे ही देते हैं, क्योंकि जेल में रहना कोई आसान काम नहीं है। तो ये एक अच्छी रेमेडी है। लेकिन क्रिमिनल रेमेडी जो है वो आपकी रिकवरी की रेमेडी नहीं है, कोर्ट ने आपको रिकवरी नहीं करवा के देनी, या यू मस्ट कीप इट इन माइंड। रिकवरी के लिए आपको सिविल साइड के ऊपर ही ऑर्डर 37 के तहत एक सूट फाइल करना पड़ेगा और वो भी बड़ा क्विकली रिजॉल्व होता है। लेकिन सिविल रेमेडी जो है वो आपको अवेल करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी क्रिमिनलिटी जो है वो पाकिस्तान पीनल कोड के अंडर है। और सिविल साइड पे रिकवरी की रेमेडी जो है वो आपका वही नॉर्मल प्रोसीजर है जैसे सिविल सूट आप फाइल करते हैं। दो ये एक समरी मैनर में और जल्दी होने वाला फैसला है, तो ये रेमेडी भी आपको साइमल्टेनियसली अवेलेबल है। बहुत सारे और मामला हैं जिनमें सिविल और क्रिमिनल दोनों रेमेडीज़ अवेल की जा सकती हैं। जैसे कोई बंदा जाली डॉक्यूमेंट बना ले और उसे यूज़ कर ले तो 420, 468, 471 के तहत उसके खिलाफ आप फौजदारी साइड के ऊपर पर्चा भी करा सकते हैं, FIR लॉन्च करा सकते हैं। और साइमल्टेनियसली उस डॉक्यूमेंट की कैंसिलेशन के लिए आप सिविल कोर्ट में दावा दायर कर सकते हैं और डिक्लेरेशन सीख कर सकते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है विदाउट कंसिडरेशन है, फ्रॉडुलेंट है, और इसके ऊपर जो भी आपके एतराज़ात हैं वो लेके सिविल रेमेडी भी है। सिविल और क्रिमिनल साइमल्टेनियसली चलेंगी। सिविल कोर्ट क्रिमिनल रेमेडी को स्टे नहीं कर सकती और क्रिमिनल रेमेडी अपनी जगह पे है और क्रिमिनल प्रोसीडिंग को स्टे नहीं किया जा सकता, और सिविल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो भी चलेंगी। ये दोनों साइड बाय साइड चलेंगी। इंडिया ने ये काम किया कि उन्होंने अपने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करके 2 सेक्शन इंसर्ट किए हैं और उन्होंने इसको क्रिमिनल एक्ट भी बना दिया है। हमारे मुल्क के अंदर हमने पाकिस्तान पीनल कोड में अमेंडमेंट की है और हमने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एक्ट के अंदर जो है कॉरस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट उस तरह करके वहाँ पे इसको क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनाया। इंडिया में वो साइमल्टेनियसली सिविल और क्रिमिनल दोनों ऑफेंसेस ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंडर बन जाते हैं, यहाँ पे नहीं है।
और फिर यहाँ पे मुख्तलिफ जजमेंट्स आई हैं, और दो जजमेंट्स जो हैं, एक बेल के मतलब और एक जो है वो सिविल साइड के ऊपर के केस जो है वो ऑब्लिगेशन टू पे ये थी कि वो बतौर ज़मानत के चेक दिया गया था, सिक्योरिटी दिया गया था। तो वो दो जजमेंट हैं कराची जुरिस्डिक्शन से, और उसके अंदर एक केस में 249A के अंदर जो है वो क्वैश कर दी गई हैं प्रोसीडिंग। 249 है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंडर के ऐसा केस नहीं चल सकता, उन्होंने क्वैश कर दी प्रोसीडिंग। और एक सिविल केस के अंदर ये स्मॉल क्लेम्स एंड माइनर ऑफेंसेस एक्ट के अंदर एक केस जो है वो डिग्री हुआ था, और उसमें उन्होंने ये होल्ड किया कि ये 6 महीने के बाद चेक प्रेजेंट हुआ था। दो पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, स्टेट बैंक के सर्कुलर्स ऐसे ज़रूर हैं कि रीज़नेबल टाइम का मतलब है कि 6 महीने के बाद वाला चेक है। अगर वो किसी ने पेश 6 महीने के बाद किया तो कोर्ट ने ये होल्ड किया वो बदनीयत बंदा है जिसने 6 महीने के बाद वाला चेक जानबूझ के पेश किया, उसे पता था ये कैश नहीं होना, लिहाजा इसके खिलाफ ये रिकवरी का सूट सिविल भी नहीं बनता। उन्होंने ये भी एक दो जजमेंट्स हैं, ये मैं आपको भेज रहा हूँ कि ये उन्होंने इसको इस तरह से इंटरप्रिटेशन की है। ऑल इन ऑल आप बीइंग ए यंग लॉयर आपको वास्ता पड़ेगा कि ये रेमेडी अक्सर होती है। और अभी मैं एक और आपको बात बता दूं, वो ये है कि ये जो नया ADR एक्ट 2019 जिसका मैं ख़ुद ही ऑथर हूँ, पंजाब गवर्नमेंट ने अभी पास किया, और इसके रूल्स भी अभी जो हैं ये 2020 के अंदर 3 रोज़ पहले बन गए हैं। इसके अंदर ये उन केसेस में से एक है जो कंपाउंडेबल इन नेचर है, और इस तरह के केसेस जो हैं हमने ये जो प्रोजेक्ट मीडिएशन का चलाया हुआ है पंजाब में 36 के 36 डिस्ट्रिक्ट्स में ADR कोर्ट्स हैं। तो ये ऐसे केसेस हैं जिनमें अगर थ्रू मीडिएशन ये मामला रिजॉल्व हो तो सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस ही सेटल हो जाते हैं थ्रू मीडिएशन, और ये बड़े हमने कामयाबी के साथ इनको रिजॉल्व किया है। ये बड़े अच्छे कैंडिडेट हैं जिनमें से दोनों रेमेडी आपने अवेल की और वो मसला हल हो जाता है। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर जो लॉ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर है वो यही लॉ है, और चेक के बारे में जो सारा कानून है वो इसी के अंदर दिया हुआ है। यस, अगर डिग्री नीचे से हो जाए तो इसके ख़िलाफ़ आप हाई कोर्ट के अंदर एक अपील भी दायर कर सकते हैं, और देन अगर ये अमाउंट जो है वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की है तो एज ऑफ राइट सुप्रीम कोर्ट तक भी जाया जा सकता है। ये सिविल साइड की रेमेडी अपनी जगह अवेलेबल है। लेकिन एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि ये जो लीव टू डिफेंड की एप्लीकेशन अगर केसेस में मिलती है, ये मिलती बहुत कम है, अगर मिलती है तो ये कंडीशनल मिलती है। कोर्ट कह सकती है कि इतनी अमाउंट की बैंक गारंटी आप दें तो आपको जवाब दावे का हक देते हैं और ट्रायल कर लेते हैं। कोर्ट सिक्योरिटी कम अज़ कम मांग सकती है एक थर्ड पार्टी की जिसकी उतनी की प्रॉपर्टी है जितना उसमें अमाउंट क्लेम्ड है, कि वो एक ज़मानतनामा दाखिल करे और उस ज़मानतनामे की बुनियाद के ऊपर लीव ग्रांट की जाए। तो इवेंचुअली जब दावा डिग्री होगा तो उस बंदे को ये बड़ी एक सिक्योर पोजीशन होगी कि अगर वो पेमेंट नहीं करेगा तो वो जो बैंक गारंटी है उसकी बुनियाद पे पेमेंट हो जाएगी, या वो सिक्योरिटी जो दी हुई है उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करके भी ये रिकवरी की जा सकती है। और इस तरह के केसेस में बिल्कुल जो मनी डिग्री होती है अगर उसके ख़िलाफ़ ऑब्जेक्शन पिटीशन भी फाइल की जाए तो आप इजरा के लिए जब जाते हैं, एक्सिक्यूशन के लिए जाते हैं, तो ऑर्डर 21 के तहत आप ऑब्जेक्शन पिटीशन फाइल करते हैं तो भी कोर्ट कंडीशन लगाती है कि पहले ये अमाउंट कोर्ट में जमा कराओ या इसकी बैंक गारंटी दो, वरना तुम्हारी हम अपील ही नहीं सुने, अपील के अंदर स्टे नहीं देंगे। वो स्टे नहीं करते इस डिग्रीज़ को। डिग्री अगर एक्सिक्यूट होगी तो आपकी अपील का क्या फ़ायदा, और वो लोग इससे बहुत मुश्किल उसमें आ जाते हैं। बात वही है कि बुनियादी तौर पर प्रिजम्पशन, क्योंकि सेक्शन 118 में यह है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को किसी ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट या फॉर अवेलेबल कंसिडरेशन इशू की गई है, तो फिर वो बंदा क्यों उसको इतने चांसेस दिए जाएं। तो ये बड़ी आला रेमेडी है। इवन बैंकिंग साइड के ऊपर हाई कोर्ट जो है वो एक अपील कॉम्पिटेंट होती है बैंकिंग जज के फैसले के ख़िलाफ़, और अगर वो बैंकिंग जज हाई कोर्ट के जज हैं और ज़्यादा अमाउंट का केस है 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है और वो सुने, तो भी 2 जजेस जब उसकी अपील सुनते हैं
तो वो जो बैंकिंग मामलात के अंदर अपील प्रोवाइडेड है उसमें भी स्टे एक्सिक्यूशन जजमेंट की नहीं होती जब तक कि अमाउंट या जमा ना कराई जाए या उसकी बैंक गारंटी ना दी जाए। बैंक गारंटी इज एज गुड एज कैश। तो ऐसे केसेस में बड़ी अच्छी रेमेडी अवेलेबल है। तो जो लोग चेक की बुनियाद पे या बॉन्ड की या प्रोनोट की या इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बुनियाद के ऊपर आपके पास केस लेके आएँ, उनको बताएं कि दे स्टैंड अ वेरी गुड चांस, दे हैव बोथ रेमेडीज़ एज फार एज चेक इज़ कंसर्न, सिविल एंड क्रिमिनल, दोनों के साथ बड़ा लोगों को रिलीफ मिल सकता है। और एज ए यंग लॉयर जब आप वकालत कर रहे होगे तो शुरू में ऐसे केसेस आपके पास बहुत सारे आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये रोज़ाना पुलिस वाले इनकार ही करते हैं। क्योंकि पुलिस वाला जो है वो इनकार इसलिए करता है, उसका ये ख्याल है और उसकी एसीआर लिखी जा रही है और वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो बताना चाहता है कि जी मेरे थाने की हदूद में जब से मैं आया हूँ यहाँ तो इतने जराइम ही नहीं हुए। तो वो रिलक्टेंट होता है कि वो एफआईआर किसी भी मामले में नहीं करता। इस मामले में भी वो रिलक्टेंट होता है कि ना दर्ज की जाए। तो इसलिए आपको कोर्ट की इंटरवेंशन सीख करनी पड़ती है। और जब कोर्ट की इंटरवेंशन सीख करनी पड़ती है तो जाहिर है कि यंग लॉयर्स जो हैं वो उनको पहला लाइसेंस टू प्रैक्टिस अप टू डिस्ट्रिक्ट जज लेवल मिलता है। तो ये 22A 22B की रेमेडी हर वक्त वो अवेल कर रहे होते हैं एफआईआर के मतलब। और ये केसेस भी उनमें से एक हैं कि ये रेमेडी अवेल करेंगे और आपके लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप उन अपने क्लाइंट को जो है रिलीफ लेके दे सकें। तो मेरे आज के लेक्चर का मकसद ये था, नॉट ओनली फॉर यू स्टूडेंट्स, इवन बियॉन्ड दैट, कि जो लोग जो हैं इस बारे में सवालात पूछते हैं कि जी पाकिस्तान में चेक का कानून क्या है और इसकी किस तरह के लेवल पे हम अभी चले गए हैं और कोर्ट्स इसको किस तरह से देखते हैं। तो मैंने आपके इन सवालों का जवाब दे के आपका जहन सेटिस्फाई करने की ये कोशिश की है कि ये बहुत मेरे ख़्याल से एक अच्छी लेजिस्लेशन हुई और इसका मकसद जो है वो यही है कि लोग बिज़नेस एक्टिविटीज़ में आमतौर पे लोग जाली चेक देते हैं, तो धोखा दही करने वाले और फ्रॉडुलेंट अनासर की जो है ना सरकुबी की जा सके। लेकिन साथ ही साथ ये भी बात है कि ऐसे बंदे जिनका कोई साथ ज़्यादती हो, बाज़ औक़ात किसी आपके एम्प्लॉय के पास आपकी जो है वो सिग्नेचर हुए हुए चेक रूटीन में पड़े होते हैं और वो उसको किसी और यूज़ में ले आए, या किसी से ज़बरदस्ती जो है ना किसी और मकसद के लिए कह के चेक ले लिए जाए या एज ए गारंटी ले ली जाए, तो उन इनोसेंट लोगों के लिए डिफेंस ज़रूर है। लेकिन जनरली ये बहुत माशरे में एक अच्छी बात है कि गलत काम करने वालों को रोका जाए। मैं तो ये भी सजेस्ट करता हूँ कि हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंदर भी अमेंडमेंट्स करनी चाहिए और सेक्शन 138 और 139 जो है उसके अंदर ये लाना चाहिए। और ये जो एक चेरिश प्रिंसिपल है कि इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी, लेकिन ये जो इस तरह के केसेस हैं, जैसे मैं वाइट कॉलर्ड क्राइम के केसेस में कहता हूँ कि ये ओनस जो है बड़ा स्ट्रांगली उसके ऊपर होना चाहिए जो बेनिफिशरी है। जिस तरह वाइट कॉलर्ड क्राइम में एक क्लर्क है या एक छोटे लेवल का कोई ऑफिसर है या इवन मैं कहता हूँ कि जुडिशल ऑफिसर ही है, अगर वो बियॉन्ड मींस रह रहा है और वो उसके अखराजात ऐसे हैं, उसका लाइफस्टाइल ऐसा है कि वो तालमेल नहीं खाता उसकी आमदनी से, तो फिर ये कहा जाए कि ये भी एक आम ऑफेंस है और इसकी ओनस जो है वो प्रोसिक्यूशन पे होनी चाहिए कि वो साबित करे। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है, दुनिया में कहीं भी नहीं होता। तो ये ओनस बिल्कुल उस बंदे पे होना चाहिए जो इस तरह का लाइफस्टाइल गुजार रहा है और उस पर होना चाहिए। और इसी तरह बिल्कुल ये जो उन्होंने 489F की है, इसको सिविल साइड के ऊपर भी ला के कानून को इस तरह से काउच करना चाहिए कि लोग डिस्करेज हों। वरना अगर इस चीज़ों को आप बहुत माइल्ड कर दिए जाएं तो फिर लोग बिल्कुल नहीं डरते जाली चेक देने से, और वो लोगों को धोखा दे के चीज़ें ले ली उनसे, कोई कमिटमेंट करवा के, कोई कॉन्ट्रैक्ट करके, कोई उससे वो परफॉर्म करा लिया और उसके बाद बड़ी आसानी से ऐसा चेक दे दिया जो कैश ही नहीं हुआ। तो ये बड़ी ज़्यादती की बात है, इससे माशरे में बिगाड़ पैदा होता है और धोखा देने वाले अनासर जो हैं उनकी जो है ना हौसला अफजाई होती है। तो अब आप मेरे से सवाल पूछें। ये था आज का लेक्चर। प्लीज़ यू कैन आस्क मी क्वेश्चन वन बाय वन, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं और मैं आपका जवाब देता हूँ। जी हेलो हेलो
हेलो। एक्सक्यूज मी सर, जुल्करनैन आजाद है जी जी सर। जी मेरी क्वेरी ये है कि अगर एक आदमी जो है वो किसी श्योरिटी को सेटिस्फाई करने के लिए किसी को जमानत पे रहा करवाने के लिए, या किसी प्राइवेट बंदे की कस्टडी में कोई बंदा है उसने उसको अरेस्ट करवाया है, तो उसको रहा करवाने के लिए एक चेक इशू करता है एज अ श्योरिटी, तो क्या ये 489F की एम्बिट के अंदर आएगा? क्या ये डिसऑनर चेक तस्वर किया जाएगा? क्या इस पे जो है वो क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग इनिशिएट होंगी? जी, मैं आपको एक अर्ज़ करूं, ज़मानतनामा अदालत के अंदर तो चेक से कोई ज़मानत नहीं होती, ये तो प्रैक्टिस कोई नहीं है। जनरली अगर कोई बंदा किसी और की ज़मानत के तौर पे एज ए गारंटी चेक देता है, मसलन मैं किसी से बिज़नेस कर रहा हूँ और उसने मुझे कहा कि ये आप मुझे ये वाला माल सप्लाई करें और मैं आपको पेमेंट करता रहूँगा, और साथ ही साथ मैं बतौर गारंटी के उससे एक चेक भी ले लेता हूँ और मैं उसको कहता हूँ कि अगर तुमने किसी टाइम पे मेरी पेमेंट नहीं की तो इस चेक को मैं बैंक कर दूँगा और मैं बैंक से कैश करा लूँगा। अब वो जो चेक है उस बंदे ने खुद दिया या थर्ड पर्सन ने किसी ने दे दिया, लेकिन बतौर गारंटी के दिया, साथ साथ वो मुझे पेमेंट भी करता रहा, मैंने पेमेंट सारी वसूल की हुई है, मैंने पेमेंट वसूल करने के बावजूद जाके बाद में पेमेंट भी ले ली और वो चेक भी जाके मैंने प्रेजेंट कर दिया, वो बाउंस हो गया, मैंने केस करा दिया। अगर वो बंदा ये साबित कर दे कि ये बतौर गारंटी दिया था, अब उसको सपोर्टिंग कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए ना, जिसके ज़रिए से ये वो साबित करे कि जी मैंने ये बतौर गारंटी के दिया हुआ था, और उसको ये भी साबित करना पड़ेगा कि जी पेमेंट जो है मुझे वैसे में उसने दे दी हुई है और उस बंदे ने जिसके लिए ये चेक इशू किया गया था उसने खुद किया या थर्ड पर्सन ने किया। अगर वो मुझे पेमेंट वसूल हो गई है तो वरना मेरे पास वो चेक आया ही क्यों, ये उसके ऊपर ओनस है अगर वो साबित कर ले के बतौर गारंटी दिया था। यहाँ पे लोग रोज़ ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि जब भी दावा इस तरह का करते हैं वो कहते हैं ये तो बतौर ज़मानत के दिया हुआ है, सिर्फ ये कहने के लिए नहीं है, उसके ऊपर ओनस बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अगर वो साबित कर दे कि ये बतौर गारंटी का था तो कोर्ट बड़े लिबरली बेल भी ग्रांट करती हैं और मेन केस जो है वो भी सिविल भी डिसमिस हो सकता है और क्रिमिनल साइड पे भी नहीं चलेगा अगर सचमुच ही ऐसा है। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये सिर्फ एक बात कह देना, तो इस तरह लोग रोज़ ही कह देंगे, और लोग रोज़ कह देते हैं जी मेरी जी दराज के अंदर चेक बुक पड़ी हुई थी, इसने वहाँ से चोरी करके खुद ही साइन कर लिए। अब वो सिग्नेचर्स जो हैं वो साबित करें, और वो जो लेने वाला है उसके ऊपर भी ये ऑब्लिगेशन है, 489F हमने पढ़ा है कि भाई ये उसने बंदे को चेक चेक उसने तुम्हें क्यों दिया, तुमने उसको क्या किया हुआ था, क्या सर्विसेज दी थी, कोई ऐसी ऑब्लिगेशन थी, या तुमने कोई उसको माल सप्लाई किया हुआ है, कोई लेन देन का मामला था, किस बात के अगेंस्ट दिया, उसके ऊपर भी होना चाहिए। ये नहीं है कि स्टेट वे है, लेकिन जनरली प्रिजम्पशन सेक्शन 118 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंडर यह है कि चेक की भी यही है, पर नोट की भी यही है, हुंडी की भी यही है, प्रॉमिसरी नोट की भी यही है कि ये इसलिए दिए जाते हैं कि जो आपने बॉन्ड वगैरह ये इसलिए दिए जाते हैं कि कंसिडरेशन कोई थी, कोई ऑब्लिगेशन थी उसके अगेंस्ट, इसलिए तो प्रिजम्पशन जनरल प्रिजम्पशन यही है। ऑफ कोर्स रिबटेबल है बाय स्ट्रॉन्ग एविडेंस, अगर आप साबित कर लें तो ठीक है, आप इससे बच जाएंगे, लेकिन बहरहाल प्रिजम्पशन इनिशियली तो यही है। ये इसका जवाब। और कोई क्वेश्चन? जी वालेकुम सलाम। सर ये जो जब चेक डिपॉजिट नहीं हुआ और जो भी है उसने ट्रायल को लीगल नोटिस देना है, तो ये डिस्क्रिशनरी है या जरूरी है, और इसकी टाइम लिमिट कितनी होगी, तो कितनी टाइम के लिए वो दे सकता है उसे? जी ये आपने ये जो सवाल पूछा लीगल नोटिस का, ये लीगल नोटिस